आइए अब आपको दिखाते हैं कतर में विश्व कप फुटबॉल की क्या छटा है। साहब, ऐसी तैयारियां हैं कि आप दंग रह जाएंगे इसे देखते हुए। दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खेल फुटबॉल में पूरी दुनिया की दीवानगी दिखाई देती है और इस दीवानगी को कतर किसी भी तरीके से कम नहीं होने देना चाहता। लोगों का उत्साह जबरदस्त है और उसे बड़े पैमाने पर बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बार फुटबॉल इतिहास का सबसे महंगा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जा रहा है। अब तक के इतिहास में इतना पैसा किसी भी देश ने फीफा के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया है। फीफा और किसी भी देश की मेजबानी में इस बार फीफा के लिए कतर ने 17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 17 लाख करोड़ रुपए। फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इसकी मेजबानी कतर कर रहा है। यह पहली बार होगा जबकि किसी मध्य एशियाई देश में फीफा का आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला कतर अपने आप में बहुत कुछ अलग करता जा रहा है। ये वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण है। एशिया में दूसरी बार वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। इससे पहले 2002 में जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। वर्ल्ड कप के इतिहास में कतर मेजबानी करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश है। वर्ल्ड कप के लिए 20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स 2 महीने के लिए कतर में जुटे रहेंगे। ये सभी लोग 160 से ज्यादा देशों से आकर कतर में एकत्रित हो रहे हैं। आयोजकों का अनुमान है कि इस टूर्नामेंट में करीब 15 लाख लोग शिरकत करेंगे। हालांकि इनके लिए अभी तक 1,75,000 कमरे मौजूद हैं और उसके साथ साथ कई फ्लोटिंग होटल्स भी तैयार किए गए हैं। टूर्नामेंट के लिए कतर में कुल 8 स्टेडियम तैयार किए हैं। इन स्टेडियम्स को जब आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये सभी स्टेडियम्स एक दूसरे से करीब 1-1 घंटे की ड्राइव पर हैं। 70 किलोमीटर की औसतन दूरी है और उसके आधार पर कतर में यह ट्रेनिंग की गई है। इस बार के विश्व कप में जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, आज तक किसी भी फुटबॉल के फीफा कप में इतना पैसे खर्च नहीं किए गए। ओलंपिक और T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में भी इतने पैसे आज तक खर्च नहीं किए गए। ये सब कुछ इसके सामने छोटे दिखाई देते हैं। फुटबॉल के इतिहास में इतना महंगा वर्ल्ड कप आज तक नहीं हुआ है। इसकी सुरक्षा के लिए क्या आप जानते हैं कतर ने 24 फाइटर जेट किराए पर लिए हैं। 24 फाइटर जेट किराए पर लिया गया है कतर के द्वारा। 2017 में कतर ने यूरोप की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी से 24 फाइटर जेट्स खरीदे। 9 अत्याधुनिक अत्याधुनिक हॉक MK 167 ट्रेनिंग जेट्स खरीदे हैं और 65,000 करोड़ रुपए की खरीद में ये तमाम हथियार और वायुसेना के लिए चीजें रखी गई हैं। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों से हेलीकॉप्टर और उसमें लगने वाले सुरक्षा उपकरण भी वर्ल्ड कप के लिए खास तौर पर खरीदे गए हैं। ब्रिटेन से 12 टाइफून स्क्वाड्रन को भी कतर ने खरीदा है, हायर पर लिया है, जो कि सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। ब्रिटेन कतर को अपनी 2012 की ओलंपिक वाली विशेष सुरक्षा भी मुहैया कराएगा और कतर का नेशनल सिक्योरिटी सेंटर इसमें ड्रोन और CCTV के जरिए सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरे इलाके की, पूरे देश की निगरानी रखी जाएगी। नेटो संगठन के देश भी VIP सुरक्षा यहां पर मुहैया कराएंगे। यानी कि आप सोचिए कि सिर्फ सुरक्षा के लिए कतर ने जितने पैसे खर्च किए हैं, इतने में तो एक खेल का आयोजन किया जा सकता है। इस विश्व कप का बात अलग एक और निकल कर आ रही है कि इस बार फुटबॉल की टीमों को दुनिया भर की लग्जरी की सुविधाएं भी दी जाएंगी। सभी टीमों को वेन्यू चूज करने तक की चांस दी जा रही है। इंग्लैंड की टीम अल वकरा में अल वकर होटल में रुकेगी। यह 5 सितारा होटल है जो कि समुद्र के बिल्कुल पास है। टूर्नामेंट के 10 में से 8 वेन्यू इसके नजदीक है। वेल्स की टीम दोहा के डेल्टा होटल्स सिटी सेंटर में रुकेगी। यहां ऑन साइट स्पा है, स्विमिंग पूल है, फिटनेस सेंटर है, स्पेनिश रेस्टोरेंट है। बेल्जियम की टीम हिल्टन सवाला बीच पर रुकने जा रही है। इसमें 54 राइड्स वाला वाटर एडवेंचर पार्क है, स्कूबा डाइविंग है, गो कार्टिंग है। जर्मनी की टीम जुलाला वेलनेस सेंटर्स को रुक रही है, वहां पर जाकर रुकेगी। यहां पर हेल्थ ट्रीटमेंट बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस की टीम दोहा के अल मिसाला होटल में रुकेगी, जो कि अपने आप में एक ऐसा होटल है जिसे आप डिजाइनर होटल कह सकते हैं। इस होटल का एक रात का किराया 1.5 लाख रुपए का है, एक कमरे का। इसमें 30 प्राइवेट स्विमिंग पूल्स हैं।
ब्राजील की टीम जिस होटल में रुकने जा रही है उसका नाम है वेस्टर्न दोहा। इसमें सिटी सेंटर है, 4 रेस्टोरेंट हैं, 3 स्विमिंग पूल है, 1 फिटनेस सेंटर है और एक स्पा है। टीम्स की जिस तरह से ठहरने की हमने आपको योजनाएं बताई और जो होटल्स के इंतजाम बताए, उसके साथ साथ जो लोग वहां पर फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं उसकी भी लग्जरी की इंतहा नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो साहब बस बहाते चले जाइए। कतर के सबसे बड़े लग्जरियस आइकॉन स्टेडियम में, माफ कीजिएगा, लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में 80,000 लोगों के बैठने की इंतजाम किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए पूरे ग्राउंड में एयर कंडीशनर लग रहा है। 80,000 लोगों के लिए एयर कंडीशनिंग ओपन ग्राउंड में। आप जरा सोचिए सरकार खर्च कितना कर रही है। आयोजकों के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की मारामारी बहुत जबरदस्त है। दुनिया भर से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी अधिक खेल देखने वाले लोग कतर पहुंचने वाले हैं। 25 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। लोग मुंह मांगे दाम पर आज टिकट खरीद रहे हैं और स्टेडियम का सबसे सस्ता टिकट आज जो कि 5,600 रुपए का है, उसको खरीदने के लिए आपको लाखों खर्च करना पड़ेंगे क्योंकि टिकट ब्लैक में बिक रहा है साहब, टिकट नहीं मिल रहा। देयर इज नो ऑनलाइन टिकट। लेकिन उसकी कीमत रहेगी और उसके पैसे देने के लिए अगर आपके पास तो जनाब इंतजार कीजिए फाइनल मैच तक। बाहर से आए फैंस के लिए स्टेडियम में मैच देखना अपने आप में बड़ा मस्त रहेगा। इसके साथ साथ फैंस पार्क में, होटल में, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, जहां चाहे वहां पर फीफा के मैच को देख सकते हैं। दोहा के होटल्स में कतर में फीफा के ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर और ब्रॉडकास्टर, माफ कीजिएगा, ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर बी इन चैनल को लगभग 22 लाख रुपए का भुगतान करने से मना कर दिया है। चैनल के सभी होटल्स के विजिटर्स अपने चैनल का मैच देख पाएंगे और इसकी रकम मांगी गई थी। फुटबॉल फैंस के लिए सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर एयरवेज ने दोहा के लिए अपनी उड़ानों की संख्या इतनी बढ़ा दी है कि वहां पर बस फ्लाइट्स उड़ती ही रहेंगी। फीफा विश्व कप का आयोजन जून और जुलाई में किया जाता है, लेकिन कतर में जून और जुलाई में चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां तापमान 50 डिग्री के आसपास होता है, इसलिए इस खतरनाक गर्मी से बचने के लिए इस बार 90 मिनट के इस खेल को दोपहर में न करने के बजाय नवंबर में किया जा रहा है, अक्टूबर। तो इस कतर ने जो एडवांस एयर कंडीशनिंग की है, इसकी तकनीक का इस्तेमाल भी जबरदस्त है। ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे स्टेडियम और ट्रेनिंग पिच पर तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रखा जाएगा। हालांकि 2015 में फीफा ने यह फैसला किया था कि टूर्नामेंट सर्दियों में आयोजित किया जा सकता है क्योंकि इससे तापमान को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी। इस बार वर्ल्ड कप में कौन कौन से चेहरे आपको दिखाई देंगे? दुनिया भर के ए लिस्टर्स फुटबॉलर्स आपको यहां पर दिखाई देंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले आपको रोनाल्डो भी यहां पर दिखाई देंगे। यह रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। मेसी और रोनाल्डो का यह 5वां वर्ल्ड कप है। मेसी और रोनाल्डो के क्लब ने फुटबॉल के सबसे बड़े खिताब को जीत रखे हैं, लेकिन इन दो प्लेयर्स ने आज तक अपने अपने देशों के वर्ल्ड कप को नहीं जिता पाया है। 35 साल के लियोनेल मेसी अपने होम टीम अर्जेंटीना से और 37 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से खेलेंगे। अर्जेंटीना और फ्रांस के साथ साथ ब्राजील पर भी सबकी नजर रहेगी। 4 बार फीफा वर्ल्ड चैंपियन रही इटली इस साल के फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में नाकाम होने की वजह से मैच से बाहर है। अर्जेंटीना, फ्रांस और ब्राजील इस बार वर्ल्ड कप जीतने के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं और सट्टेबाजों की देखें तो इस बार बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में विश्व कप की इंतजार हमेशा रहता है। T20 वर्ल्ड कप है जो कि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगा और फीफा विश्व कप का आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच होगा। थोड़ा सा ओवरलैप है, लेकिन जब क्रिकेट और फुटबॉल एक साथ खेले जा रहे हों तो हिंदुस्तान में दोनों खेल के प्रेमी इतने हैं कि टीवी और तमाम जगहों पर इसका क्रेज जबरदस्त दिखाई देगा। तो इसमें जो प्राइज मनी है वो भी कितना अलग है, वो भी आपके सामने जरा देखिए कि T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप में प्राइज मनी कितना फर्क है। जो T20 का वर्ल्ड कप होगा उसमें अगर जो विजेता है उसे 3 करोड़, माफ कीजिएगा, 13 करोड़ के आसपास की इनामी राशि मिल सकती है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के विजेता को 342 करोड़ रुपए मिलेंगे
इनाम के तौर पर। साहब कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर T20 वर्ल्ड कप की बात करें, जो सेमीफाइनल जीतेगा, जो उप विजेता होगा, उसे 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में जो सेकंड नंबर पर आएगा उप विजेता, उसे मिलेंगे 244 करोड़। अब आप खुद ही सोच लीजिए साहब, जब इनामी रकम इतनी है तो फिर फीफा और T20 वर्ल्ड कप का कोई मुकाबला हो सकता है क्या? तो यह बताता है कि किस तरह की तैयारियां आपके पास हैं। हमने ये तस्वीरें आपके सामने इसलिए रखी हैं ताकि आकर्षित होइए, रोमांचित होइए। माफ कीजिए, इस दोहा के साथ साथ इस वर्ल्ड कप को आप बड़े पैमाने पर देखिए। और अब बात करते हैं आज हमारे देश में किस तरह से लोगों तक बेनिफिट्स पहुंचाए जा रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की शुरुआत साल 2012 में हुई थी, जब मनमोहन की सरकार थी। लेकिन उसे अमली जामा और पूरे तरीके से देशव्यापी तौर पर लागू करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की अहम भूमिका रही। इसके संदर्भ में जब आप इस बात को देखेंगे तो आप समझेंगे कि एक वक्त हुआ करता था जब देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने यह कहा था कि अगर केंद्र सरकार 1 रुपया लोग की भलाई के लिए खर्च करती है तो लोगों की जेब में 15 पैसे पहुंचते हैं। इस लीकेज को खत्म करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात निकल कर आई थी, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। और हम आपको यह बताकर आज बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश ने बीते कुछ एक सालों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की रकम बचाई। सिर्फ भ्रष्टाचार की यह रकम बचाई गई है जिसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। साल 2012 से 2020 तक भारत सरकार ने 1.78 लाख करोड़ रुपए बचाए और साल 2020 से 2022 के बीच में भारत सरकार ने 42,572 करोड़ रुपए बचाए, यानी कुल मिलाकर 2,22,968 करोड़ रुपए भारत सरकार ने 2012 से लेकर अभी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार पर देश में बचाए हैं। यह भ्रष्टाचार में पैसा लिप्त हो जाता जो कि भारत सरकार ने डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बताए। भारत सरकार ने अब तक देश के 10 करोड़ 52 लाख फर्जी लाभार्थियों के नाम बाहर निकाले हैं और उनको जो डीबीटी का बेनिफिट मिलता था तमाम भारत सरकार की स्कीम से, चाहे खाना मिलता हो चाहे रकम मिलती हो, इन सब से बाहर किया है। आज की डेट में लोगों की जेब में सीधे उनके मोबाइल नंबर, उनके आधार कार्ड के आधार पर 400 योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हमारे देश के 67 करोड़ भारतीयों को अलग अलग स्कीम्स के जरिए यह लाभ मिल रहा है। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी बचत हो रही है, कितनी बड़ी बचत है ये। 2.25 लाख करोड़ रुपए भारतीय रक्षा बजट के बराबर की रकम भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के मुंह से निकालकर आम जनता की भलाई के लिए बचाया है। इसका श्रेय आप किसको देंगे? पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। और आज की आखिरी खबर जिसका एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दशकों पुरानी कहावत है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री विवाद में घिरती हुई दिखाई देती हैं तो समाज का आईना नहीं बल्कि वो विवाद का केंद्र बन जाती हैं। आज रुपये पहले पर्दे पर आने से पहले बॉलीवुड की फिल्मों पर तरह तरह के विवाद का ग्रहण लग जाता है। ताज़ा विवाद निकल कर आया है अभिनेता सैफ अली खान और प्रभास की आने वाली फिल्म आदि पुरुष को लेकर। आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है, लेकिन उसका टीजर रिलीज किया गया है। इस फिल्म के टीजर के साथ ही इस फिल्म पर प्रतिबंध की मांगे बड़े पैमाने पर कोने कोने से उठने लगी है।
फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और उसके अगले दिन से ही विवाद की ये चिंगारी जो भड़की है, अब इसकी परतें खोलकर आपको बताते हैं इस फिल्म का विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले मूल कहानी समझिए। फिल्म का नाम है आदि पुरुष। यह फिल्म रामायण पर आधारित है। इसमें श्री राम, रावण, हनुमान, सीता, इन सभी किरदारों को निभाया गया है अलग अलग अभिनेताओं के द्वारा। रावण का किरदार इसमें निभा रहे हैं सैफ अली खान। कई संगठनों ने इस बात को लेकर आपत्ति उठाई है कि रावण को जिस तरीके से इस फिल्म में प्रदर्शित किया गया है, यह किसी भी तरीके से रावण नहीं हो सकता। अपने स्क्रीन पर अभी आप देखिए सैफ अली खान की इस तस्वीर को, गौर से देखिएगा। और अभी तक रावण की जो तस्वीर आपके दिमाग में है, आपके जहन में है, क्या सैफ अली खान उस तस्वीर को किसी भी तरीके से आपके सामने प्रदर्शित कर पा रहे हैं? क्या ये 10 सिर वाले रावण आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखते। सैफ अली खान अभी आपको किसी अलाउद्दीन खिलजी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, किसी तैमूर लंग के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, किसी औरंगजेब के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रावण की छवि तो नहीं दिखाई देती। ये एक मुस्लिम शासक की तस्वीर तो हो सकती है, लेकिन रावण नहीं हो सकते। इनके 10 सिर वाले अवतार को भी देखिए। 10 सिर अवतार में भी सैफ अली खान किसी भी तरीके से एक मुस्लिम कैरेक्टर ही दिखाई देते हैं। यह वो तस्वीर है रावण की जो रामानंद सागर के रावण की तस्वीर थी, जो कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के जहन में आज भी है। मुकुट पहने रावण, मूछ और उसके साथ साथ तेज चेहरे पर। लेकिन जिस रावण को अब आदि पुरुष में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, यह रावण कहीं भी से भी हिंदुस्तान का रावण तो नहीं दिखाई देता। हां, यह अफगानिस्तान का रावण जरूर हो सकता है। इसी पर विवाद शुरू हुआ है। इसके साथ साथ इस बात पर भी विवाद हो रहा है कि क्या हनुमान जी के जिस पोशाक को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें चमड़े का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हर तरीके से जब आप दैवीय लोक के प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी वेशभूषा में आप चमड़े का इस्तेमाल नहीं करते। क्या हनुमान जी चमड़ा पहन का प्लैनेट ऑफ एप्स आपको आएगा, जो कि हॉलीवुड की एक फिल्म है जिसमें वानर जात पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेता है। भारतीय परिदृश्य में हनुमान की तस्वीर वैसी नहीं है। प्रोड्यूसर साहब से आग्रह करता हूं, एक बार फिर से हनुमान को दिखाइए जरा और फ्रीज कीजिए हनुमान की तस्वीर। क्या हनुमान किसी तरीके से आपको इस तरह से दिखाई देते हैं? हनुमान की तस्वीर अभी आपके सामने, हमें स्क्रीन पर आपके सामने आए हनुमान जी। फ्रीज करके थोड़ा और आगे दिखाते, ये देखिए हनुमान का ये रौद्र रूप आज तक आपने कभी देखा है क्या? अब इसके बाद अगर आदि पुरुष फिल्म को लेकर विवाद होता है तो क्या क्रिएटिविटी के नाम पर इसे सही ठहराया जा सकता है? क्या संवेदनाएं हमारे देश में नहीं है? आप कह रहे होंगे कि एनालाइजर के तौर पर मैं किस तरह की बात आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन बहुत स्पष्ट बात है। एक अवधारणा है, सदियों से, सालों से रामायण की एक अवधारणा है हिंदू मानस में, जहां राम की एक छवि है, जहां सीता जी की एक छवि है, जहां रावण भी एक छवि के साथ है, जहां विभीषण की भी एक छवि है। इस छवि के साथ अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो क्या आप भारतीय मानस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? कैसे रावण को आप किसी भी तरीके से एक मुस्लिम शासक के तौर पर प्रदर्शित कर सकते हैं? इसे लेकर आदि पुरुष के इस प्रस्तुतिकरण को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। ये आस्था पर कुठाराघात है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम राउत जी, उनको पत्र लिख रहा हूं कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। जाहिर सी बात है, इसे राजनीति से प्रेरित बयान की संज्ञा भी दी जा सकती है, लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि भारतीय जनमानस में जब आप इस तरह से मानदंडों के साथ छेड़छाड़ करते दिखाई देंगे तो फिर आप जनमानस का विरोध भी झेलेंगे। सवाल यहां खड़ा करते हैं कि क्या बॉलीवुड की सेलिब्रिटी शून्य हो चुकी है? निर्माता और निर्देशक क्या इस तरह की सोच के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपने आप को इस तरह की विवाद से बचाना नहीं चाहिए? क्या वो इसमें भागीदार नहीं है?
विवाद से उत्पन्न इन फिल्मों में बहुत पैसे की कमाई का रास्ता होता है, लेकिन क्या पैसे की कमाई के रास्ते पर आप जनमानस के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं? कई ऐसी फिल्में बनती हैं जहां पर डायरेक्टर फिल्म के किरदारों के बारे में अभिनेता और अभिनेत्रियों से ब्रीफ लेने की बात करते हैं। शूटिंग के दौरान अभिनेता अपने किरदार की बारीकियों को जानने की कोशिश करते हैं और उसके आधार पर अपना काम करते हैं। तो क्या अभिनेता के ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं होती कि आप उन किरदारों को निभाते समय भारतीय मानदंडों का, भारतीय विचार का ध्यान रखें? क्या सिर्फ फसाद खड़ा करना ही मकसद है? पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए क्या इतने निचले स्तर तक बॉलीवुड में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जा सकता है? ये तमाम सवाल आज आपके सामने इसलिए हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इन सवालों के साथ जवाब ये मिलेगा कि जब जब आप संस्कृति, सभ्यता और आस्था पर कुठाराघात करेंगे तो आपको प्रतिकार मिलेगा, आलोचना मिलेगी। और ये आलोचना कुछ दिनों तक तो आपको पैसे देगी साहब, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉलीवुड का वही हश्र होगा जो आज हो रहा है, जहां बॉलीवुड को दक्षिण की फिल्मों के आधार पर अपने आप को खड़े रखने की कोशिश करनी पड़ रही है। सैफ अली खान का जो लुक्स है रावण में, दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। हम बहुत सरप्राइज हुए कि रावण को इस तरीके से कैसे पोर्ट्रे किया। तो वो एक अलाउद्दीन खिलजी या कोई एक मुगल बादशाह लग रहा है रादर देन रावण लग रहा है। अब फिल्म की क्या कहानी है, किस तरीके से उन्होंने प्लान किया है इस चीज को, ये मुझे नहीं पता। बट प्राइमा फेसी अगर सैफ अली खान का वही रावण वाला लुक्स है तो मुझे लग रहा है ये डिलिबरेट एक अटेम्प्ट है एक पर्टिकुलर सोसाइटी का ईगो हर्ट करने के लिए। आलोचक भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फिल्म के निर्माता निर्देशक की तरफ से अभी तक एक भी अपॉलॉजी सामने नहीं आई। एक बड़ी खबर अभी आ रही है उत्तराखंड की। पौड़ी में बारातियों से भरी एक बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई है। आज ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में बस ऐसे ही हादसों की खबरें हैं जो कि सुर्खियां बटोर रही हैं। अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बस में 40 से ज़्यादा यात्री जो सवार थे उनके घायल होने की बात निकल कर आ रही है। बहुत बुरी स्थिति है। हमने आपको बताया कि 300 फीट गहरी खाई में एक बस जा गिरी है। बाराती जा रहे थे इस बस में और उनकी हालत खराब बताई जा रही है। हमने अपने कार्यक्रम के लिए आपसे ये सवाल पूछा था ट्विटर पर कि मोदी की शक्ति आराधना सत्ता की सीढ़ी है। आपका जो जवाब मिला उसमें 66.7% लोग ये मानते हैं कि हाँ ये सत्ता की सीढ़ी है, जबकि 33.3% ये मानते हैं कि ऐसा नहीं। आप बढ़ चढ़कर हमारे सवालों का जवाब देते हैं, आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।